मध्य प्रदेश में 24 जून को होने जा रही बीजेपी कार्य समिति की बैठक से आखिर क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी? लंबे अरसे के बाद प्रदेश बीजेपी में कार्य समिति होने जा रही है, जिसे दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा संबोधित करेंगे और सिंधिया से लेकर तमाम नेता इसमें मौजूद होंगे। हाल ही में बनी भारी भरकम कार्य समिति के माध्यम से बीजेपी अगली रणनीति भी तय करने जा रही है। यानी साफ है कि पार्टी कोविड को लेकर लगे दाग भी साफ करने की तैयारी में है। बैठक 24 तारीख को वर्चुअली होगी और उसके अंतर्गत माननीय जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्घाटन करेंगे। हम सबको संबोधित करेंगे। एक रेजोल्यूशन आएगा पॉलिटिकल, साथ में ही एक कोविड को लेकर के हम रेजोल्यूशन लाएंगे। शोक प्रस्ताव पारित होंगे। आगामी हमारे कार्यक्रम, आगामी हमारी रणनीति, इन सारे मुद्दों पर और अपने संगठनात्मक काम की सुदृढ़ता के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर रणनीति बनेगी। दमोह उपचुनाव के बाद से कांग्रेस को ऊर्जा मिली है और बीजेपी को सबक। शायद इस बात को पार्टी संगठन भी समझ रहा है, लेकिन कांग्रेस को इसमें बीजेपी का डर दिखाई दे रहा है। देखिए, ये ढोंगी पार्टी है बीजेपी, प्रोपोगंडा करने वाली पार्टी है। लेकिन 23 और 24 के चुनाव में पता चल जाएगा, जो बंगाल में जनता ने किया है, यूपी का असर भी वैसे होगा। बीजेपी की खासियत यही है कि वो हमेशा अपनी कमजोरी से सीखती है और बीते 1.5 साल में कोविड महामारी के कारण पार्टी की छवि पर असर भी पड़ा है और कार्य समिति के माध्यम से पार्टी एक पॉजिटिव संदेश देने के मूड में है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे आज कार्य समिति कितनी कारगर रहेगी इस पर, और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आगे रणनीति बनाई जाएगी इस कार्य समिति की बैठक में। सिंधिया क्योंकि इस बैठक में पहली बार शामिल होंगे और इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि संगठन को मजबूत करने की दिशा में कौन से कदम बढ़ाएगी बीजेपी। सबसे पहले नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। 3 साल बाद होने वाली बैठक कितनी होगी कारगर? क्या मिशन 23 की चुनौती के लिए संगठन कर रहा तैयारी? क्या होगा कार्य समिति की बैठक में सिंधिया का संदेश? और भाजपा की बैठक पर कांग्रेस के सवाल कितने जायज हैं, क्योंकि कांग्रेस को यह लग रहा है कि बीजेपी किसी तरह के डर में है और इसी वजह से रणनीति बनाई जा रही है मिशन 23 को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अभी आने वाले दिनों में खंडवा लोकसभा चुनाव भी होने हैं और इसके साथ साथ 3 उपचुनाव भी प्रदेश में होने हैं और इसी को लेकर कांग्रेस जहां पिछला उपचुनाव जीत चुकी है, उसके बाद रिचार्ज की बात कही जा रही है। कार्यकर्ता जो है वो काफी उत्साहित है, ऐसा मानना है कांग्रेस का, और इसीलिए उसे लग रहा है कि आने वाले जो चुनाव हैं वो उसके पक्ष में जाएंगे। लेकिन बीजेपी क्या हाथ उत्साहित है? क्या वाकई कांग्रेस जो सोच रही है उसमें कोई सच्चाई है या सिर्फ ये बातें ही हैं? इसे समझेंगे। मेहमानों से परिचय करा देती हूं। अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जुड़ रहे हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी से, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुरेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सुरेश सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि 3 साल के बाद बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हो रही है और ऐसे में जहां अन्य राज्यों में थोड़ी उठापटक और इस तरीके की चीजें भी सुनने में आ रही हैं, वहां VD शर्मा, जो कभी अगर ऐसा देखे पीछे जाके जब ये नाम सामने आया था तो एक चौंकाने वाला नाम रहा था। स्वर्गीय अगर हम बात करें बाबूलाल गौर साहब की, उन्होंने तो कहा था कि मैं तो जानता ही नहीं हूं, लेकिन अब जो छवि उन्होंने बनाई है, जो संगठन को मजबूती दी है, और उसके बाद इस बैठक का होना, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को थोड़ा सा हजम नहीं कर पाऊंगा कि बाबूलाल गौर ये कहें कि मैं BD शर्मा को नहीं जानता, लेकिन चूंकि वो स्वर्गीय हैं इसलिए इससे अधिक टिप्पणी इसमें ठीक नहीं रहेगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि पार्टी कार्य समिति की बैठक BD शर्मा जी जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से एक बहुत दिनों बाद हो रही है, और वो भी मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश हैं कि कार्य समिति की बैठक जो है
वो होगी। पहले भी ऐसा होता था कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के एक समय सीमा के अंतर्गत प्रदेशों से भी कार्य समिति की बैठक होना थी, ताकि राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो निर्णय लिए जाना थे उसका एग्जीक्यूशन नीचे के स्तर पर हो सके। और अभी भी जो है ऐसा ही हो रहा है संभवतः, क्योंकि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भी ऐसे ही कुछ समय हो गए हैं कि वहाँ नहीं हुई है। तो मुझे लगता है क्योंकि ये कोरोना काल जो है इसने सारी जो वैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनको छिन्न भिन्न किया है, क्योंकि यहाँ आदमी एक दूसरे के प्राण बचाने में जितनी मदद करता रहा है, एक दूसरे की सेवा भाव के लिए जितनी मदद करता रहा है, वह उससे कोई कार्य समिति की बैठकें बहुत मायने नहीं रखती। लेकिन चूंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है 1-2 साल बाद, तो इन सब बातों को रणनीति के तहत भी फिर जो है जो महामारी के बाद उठने से जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इसके लिए कार्य समिति और कार्यकर्ताओं के बीच में संदेश देना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है एक तो ये कार्य समिति का सबसे निहितार्थ है जो उसके मीनिंग्स है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं महसूस कर रहा हूँ कि दमोह का जो उपचुनाव हुआ था और उसमें कांग्रेस की जो विजय हुई है और भाजपा को एक ऐसी स्थिति में जाके खड़े होने पड़ा है जिसमें दो पक्ष रहे हैं। उसमें पहला पक्ष ये रहा है कि जो स्थापित नेतृत्व है वह स्थापित नेतृत्व अभी भी किसी नए व्यक्ति को अपने स्थान पर नहीं आने दे रहा। लेकिन यहाँ ये स्थिति नहीं थी कि नए व्यक्ति को नहीं आने दे रहा, वो व्यक्ति कभी भी इनका था ही नहीं जो बाद में आके मेंबर बना है और अधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहा था। मुझे लगता है ये परिस्थितियां उन 28 विधानसभा उपचुनावों में भी हो सकती थी, लेकिन वो सामूहिक था और सरकार बनाने न बनाने जैसी स्थिति उसके का संदेश जाता, इसलिए सारे लोगों ने मिलकर स्वीकार किया, जिसमें हाटपिपलिया की वो सीट है जहां एक सुप्रसिद्ध जो है परिवार का जो है विनिंग पोजीशन रहती रही है, उन्होंने भी जो है वहां स्वीकार किया। तो मुझे ये लगता है कि ये घटनाएं उस समय भी 28 में हो सकती थी यदि सरकार बनाने जैसी परिस्थितियां नहीं होती। इसलिए इन सारी चीजों के बारे में, क्योंकि कार्यकर्ता एक आकर के कार्यकर्ता जो बन रहा है वो, और इसके बाद सरकार के जो सहभागिता में संकट जैसी स्थिति है, इन सारी चीजों के कारण भाजपा में निश्चित रूप से कहीं न कहीं संदेश है, दहशत भी है। उनके दिमाग में ये भी बात चल रही है कि यदि बाहर से आए हुए कार्यकर्ताओं को, जो आज भाजपा के कार्यकर्ता बन गए हैं जैसा भाजपा वाले कहते हैं, यदि उनको इसी तरह से महिमा मंडित किया जाएगा, उन्हें इसी तरीके से सिरमौर किया जाएगा, मुझे लगता है आपकी बात जो है अब उसका जवाब धैर्यवर्धन जी से लेना चाहिए। धैर्यवर्धन जी, क्या डर की बात, जिस तरीके के संदेश देने की बात और जो कुछ कांग्रेस भी कह रही है, अभी आपने सुरेश सर को भी सुना, क्या जवाब देना चाहेंगे इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक नियमित प्रक्रिया है। हमारे हर 3 महीने में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, हर महीने जिले की कार्य समिति की बैठक होती है और प्रदेश की कार्य समितियों के साथ ही राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी होती है। वहाँ से भी हमें दिशा निर्देश मिलते हैं और हमारे राज्य में और केंद्र में चूंकि सरकारें हैं तो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए यह विषय भी कार्य समिति में चर्चा का विषय रहता है। दूसरा, हमारे जो कार्य समिति है वह राजनीतिक प्रस्ताव लाती है, आर्थिक प्रस्ताव लाती है, देश के तमाम प्रकार के जो हालात हैं उन सब पर भी चर्चा करती है, उन सब पर भी भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए, वह सब भी चर्चा का विषय हमारे यहाँ होते हैं। तो एक नियमित प्रक्रिया है, बस केवल अंतर इतना सा है कि अभी कोरोना काल के कारण से और तमाम विपरीत परिस्थितियों के चलते यह बैठकें नियमित हो नहीं पाई, जिसको लेकर के हमारा नेतृत्व चिंतित रहा। इसलिए उसका हल निकाला गया, तोड़ निकाला गया कि वर्चुअल बैठक की जाए। लेकिन सर, बहुत सारी और भी बैठकें थी जो वर्चुअली हुई, लेकिन इसे इतना रोका गया, इसके पीछे क्या आप कहना चाहेंगे? क्या आखिर ठोस वजह रही? क्योंकि बाकी भी बहुत सारी बैठकें, चाहे वो अधिकारियों से चर्चा करने की हो या फिर जिला प्रशासन से बात करने की, उसके लिए भी वर्चुअली बैठक या वर्चुअली का जो भी तरीका था वो अपनाया गया था। देखिए, मुझे लग रहा है इस विषय पर नहीं जाना चाहिए, जानबूझ करके उसको नहीं रोका गया। रोकने जैसा कोई काम नहीं होता, क्योंकि बैठक होगी तो लोग काम करने के लिए तैयारी करना पड़ती है, फिर उन निर्णयों को जमीन पर अंजाम देने के लिए भी लगातार उसके लिए लगना होता है। हर श्रेणी के कार्यकर्ताओं को, हमारे मार्गदर्शकों को, हमारे नेताओं को, सबको भिड़ना होता है। तो टालने जैसी कोई परिस्थिति नहीं थी वहाँ। कोई किसी के नेतृत्व के खिलाफ कोई झंडा बुलंद नहीं होने वाला है, किसी और पार्टी की भांति
ना हमारी ये परिवारों की पार्टी है, ना कोई प्राइवेट लिमिटेड है। हमारे सब संविधान से चलता है, एक सिस्टम है। पर मैंने बताया ना कि प्रतीक्षा कर रहे थे कि परिस्थितियां अनुकूल हो तो आमने सामने बैठकर चर्चा की जाए, क्योंकि आई कांटेक्ट का अपना एक महत्व होता है। चलिए पर ठीक जब है, लगा आपने नीति की बात की है, स्टैंडर्ड्स की बात की है। अवनीश जी, अब चूंकि बीजेपी भी थोड़ा मिला जुला परिवार हो गया है, आपके परिवार के जो लोग थे अब उनकी नीतियों को अपना चुके हैं, शामिल हो चुके हैं, और जैसा कि सुरेश सर ने कहा कि वो अपने आप को ऊपर ना माने और कहीं ना कहीं पार्टी की रीति नीति को समझें, इसके लिए इस तरह की कार्य समिति की बैठक होना जरूरी है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी किसी डर की वजह से, क्योंकि आने वाले चुनावों में कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है और इसलिए ये तैयारी है उन चुनावों की जिसके लिए इस बैठक की जरूरत है। देखिए, प्रथम दृष्टया तो नानी जी मैं ये कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बैठक है, उनकी अपनी पार्टी की कार्य समिति की बैठक है। हमें इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि राजनीतिक बातें हैं और इस तरह की अगर बैठक 3 साल बाद हो रही है और वो राजनीतिक दल जो अपने आप को कैडर आधारित, संगठन आधारित दल कहता है, वो 3 साल बाद इस तरह की कार्य समिति की बैठक करता है। कार्य समिति में जो नियुक्तियां भी देखी अभी हाल ही में, जो सिंधिया समर्थक कुछ ऐसे लोग थे, सुरेश शर्मा जी भी जानते हैं, जो भोपाल में असामाजिक तत्व कहलाते थे, वो कार्य समिति में आ गए। और मेरे धैर्यवर्धन शर्मा जी जैसे वरिष्ठ लोग जिन्होंने अपनी उम्र दे दी भाजपा के लिए, वो बेचारे आज तक कार्य समिति में नहीं आ पाए। तो देखिए, भाजपा रीति नीति की तो बात करे ना, कैडर की तो बात करे ना। मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी के जयविलास पैलेस में गिरवी रखी है, जिसके लिए सिंधिया जी हर महीने, हर 15-20 दिन में आते हैं, हिसाब किताब करके जाते हैं। उनके पट्टे निरंतर यहाँ दबाते रहते हैं, डराते रहते हैं शिवराज जी को। और भी तो कुछ और मांगों, आप देखिए समय के साथ कई सारी मांगे आने वाली। इसमें आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अवनीश जी? देखिए अब मैं कुछ चीजें पर्दे में रहने दें राजीव जी, बाकी तो देखिए खुली बात में कहूं, सिंधिया समर्थक खास मंत्री तुलसी सिलावट जी के परिवार का नाम आ जाता रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में, मुझे आप बताएं कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सिंधिया जी क्या भारतीय जनता पार्टी गिरवी रखी है। और सबसे बड़ी बात, जो संगठन की बात कर रहे थे, कि ये बात तो पक्की है कि भाजपा डरी हुई है। सिर्फ एक दमोह उपचुनाव की हार से भाजपा का पूरा कैडर संगठन सब धराशायी है। और नाजिन जी, सबसे बड़ी बात जो पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम घटित हुए मध्य प्रदेश की, देश की ही बात अगर हम करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो शायद मध्य प्रदेश रेमडेसिविर की कालाबाजारी का गढ़ बन गया। पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया में थू इस कारण से। और तो छोड़िए, जबलपुर में हद हो गई कि जिस वैक्सीन के लिए लोग तरस रहे, वो वैक्सीन के 10,000 वैक्सीन के डोसेस तक की कालाबाजारी की गई। ये हम सब ने देखा। इससे देखिए, चाहे आप कितनी कार्य समिति की बैठकें करें राजीव जी, ये दाग तो हैं, ये दाग नहीं धुलेंगे आपके। चाहे तो आपने तैयारी कर ली है कि आने वाले उपचुनाव हो या बाकी, अगर हम नगरीय निकाय चुनाव की भी बात करें, इस दौरान आप इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाले, कोरोना के दौरान जो कमियां रह गई थी उसे ही आप आधार बनाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो एक मुख्य विपक्षी दल का जो काम होता है नाजिन जी, हम बिल्कुल तत्पर हैं। लेकिन हाँ, साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि राजनीति की इतनी जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है मध्य प्रदेश को अनलॉक हुए ढंग से 10 दिन 15 दिन भी नहीं हुए हैं, और अभी भी नाइट कर्फ्यू, कोरोना गाइडलाइन लागू हम देख रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। तो आप प्रदेश की शायद 50% जनता भी वैक्सीनेटेड अभी तक नहीं हो पाई है ढंग से। लेकिन अवनीश जी, ये कार्यक्रम तो वर्चुअली हो रहा है ना? देखिए, ये कार्यक्रम वर्चुअली हो रहा है। मैं बात कह रहा हूं आपकी मानसिकता पर। आप एक बात समझिए कि आप तुरंत जैसे ही कोरोना, जैसा कहते हैं ना, कोरोना थोड़ा सा कम हुआ या थोड़ी सी राहत मिली, आप लग गए। आपने कभी तीसरी लहर की तैयारी की बात की कि आपके संगठन प्रभारी, कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज इस बारे में बात करें कि कोरोना से जो बकायदा एक पेपर ने छापा है, मुख्य अखबार ने, कि 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हुई मई में, उस पर कभी बात की? उस पर कभी बात नहीं करते। मेरा संगठन, मेरी पार्टी, कहते ना, ये इतना स्वार्थीपन, जो नागिन जो होती ना, नागिन जो अपने बच्चों को खाकर अपना भविष्य संवारती, वही भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारी बातें जो है वो ठीक नहीं लग रही हैं, पूछ लेती हूँ। धैर्यवर्धन जी, देखिए, एक तो बुंदेला जी ने मेरे बारे में कहा कि मैं कार्य समिति में नहीं आ पाया, मेरी फिक्र की, मेरा जिक्र किया, धन्यवाद। पर मैं थोड़ा संशोधन चाहूंगा। मैं ऑलरेडी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था, नंदू भैया के समय से लेके बीडी भाई साहब के भी इतने लंबे समय तक, राकेश सिंह जी भी प्रदेश अध्यक्ष जी रहे। मैं ऑलरेडी प्रदेश कार्य समिति में था, इसलिए ये जानकारी थोड़ी सी भ्रामक प्रस्तुत कर दी। अभी भी पार्टी ने मुझे काम दे रखा है, और महत्वपूर्ण यही होता है कि हर कार्यकर्ता को काम मिलना चाहिए, और हर काम के लिए हमारे पास कार्यकर्ता होना चाहिए।
ये हमारा बीज मंत्र है। ठीक है। और विषयांतर में करना नहीं चाहता, क्योंकि बुंदेला जी तो तमाम विषयों को ले आए जिन विषयों पर हम लगातार डिबेट कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि यह रूटीन बैठक है, यह कार्यशाला भी है, यह पाठशाला भी है। इस नाते कार्यशाला है कि हमें पिछले कार्यक्रमों की अपनी भूमिका की समीक्षा करते हुए आगामी त्रैमासिक गतिविधियों पर विचार विमर्श करना होता है। और पाठशाला इस नाते ये तमाम सीनियर लीडर्स के साथ साथ जब भी नए प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्य समिति घोषित करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नए चेहरे होते हैं जो पहली बार उस कार्य समिति में आते हैं, और वो बड़े गर्व का विषय होता है, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च सदन के माननीय सदस्य मनोनीत होते हैं। इस नाते उनके पास बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपने पहली बार का जिक्र किया है, क्योंकि पहली बार सुरेश सर से मैं सवाल लेना चाहूंगी, पहली बार सिंधिया जी भी इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं, और जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा कि कई और ऐसे यहाँ पर लोग शामिल होंगे जो बीजेपी की रीति नीति से वाकिफ होंगे, तो कितना अलग होगा इस बार इस बैठक का होना? बैठकों को मैं लंबे समय से कवर कर रहा हूँ और मुझे याद है कि मोहनखेड़ा में जो बैठक हुई थी, ग्वालियर में जो बैठक हुई थी, मैं उसको कवर करने के लिए वहां भी गया था, पॉइंट 0 पर भी। तो मुझे ये मालूम है कि एक फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट के अंतर्गत सारे काम होते हैं। कोई वहाँ विशिष्ट हो अलग से, मुझे उसका कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ। वहाँ सब लोग जो है वो समान रूप से रहते हैं। और एक तो ये इसलिए कि कोई बहुत अलग से महत्व मिल जाएगा, ऐसी संभावनाएं मैं कभी नहीं देखता, क्योंकि वहाँ तो संगठन मंत्री जी जो तय करते हैं और उसी के अनुरूप कार्य समिति की बैठक होती है। एक पर मैं मेरे छोटे भाई अवनीश जी को भी स्मरण कराऊंगा एक बात का कि वो बताइए कि कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक कब हुई थी? क्या कमलनाथ जी के अध्यक्ष बनने के बाद कोई कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई है? मुझे स्मरण नहीं। हालांकि ठीक है, कांग्रेस वाले मुझे नहीं बुलाते होंगे तो, या मेरे पास ऐसी सूचना नहीं भेजते होंगे तो मुझे नहीं मालूम होगा, लेकिन वो बता सकते हैं कि कभी उनकी कार्य समिति की बैठक हुई हो। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन राजनीतिक परिस्थितियों में यहाँ जो है केवल कोरोना महत्वपूर्ण है। कोरोना ने के कारण जो भी स्थितियां निर्मित हुई हैं, उन स्थितियों में 2-3 चीजों को जरूर देखने वाली बात है। क्या हमने विषम परिस्थिति से निपटने में कोई कोताही बरती है? एक बात। दूसरी बात यह है कि लोगों को, गरीबों को राहत देने के मामले में हमने कोई कोताही बरती है? तो मुझे स्मरण है कि शिवराज जी ने केंद्र सरकार के 3 महीने के अलावा 2 महीने का अतिरिक्त राशन देने की बात की है, जो मुझे लगता है व्यवहारिक है। गरीबों को भी कुछ राशि, जिसका मैं बहुत अक्सर से उल्लेख नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ राशि देने के, ठेले वालों को, खोमचे वालों को, इनको देने की बात की। तो मुझे लगता है कि जो कमर टूटी हुई है, उस सुधरी हुई कमर, उस कमर को ठीक करने के लिए कहीं न कहीं सरकार की ओर से अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत कोशिश की गई है। कोशिश करते हुए दिख रहे हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकारों में ऐसी व्यवस्था नहीं हुई होगी, क्योंकि मानवता की सेवा की दृष्टि से सभी राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं, इसलिए सभी ने अपने अपने काम किए हैं। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि इस बैठक में भी इन सारी चीजों पर बात की जाएगी, यानी इस पर भी बात की जाएगी कि वैक्सीन की जो कमी है, जहां पर सेकेंड डोज लग पा रहा है, पहले डोज का पता नहीं है। 18+ को कहा गया है कि महाअभियान में शामिल होकर आप फ्री वैक्सीनेशन कराइए, लेकिन डोज कितनी उपलब्ध हो पाएगी, अभी इस पर बात होगी। इन सारे पहलुओं पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। मैं ये कहना चाहता हूं नाजनीन जी, आप बहुत समझदार हैं। ये जो वैक्सीन का मामला है, ये जो है मानवीय सेवा का मामला है, महामारी से बचने का एक रास्ता है। ये राजनीति का बिंदु नहीं होना चाहिए। राजनीति के बिंदु में 3-4 बातें मुझे हमेशा चिंता करती रही हैं कि जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो अपने खुद के परिवार को, आस पड़ोस के लोगों को और अपने प्रभाव के क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के प्रति ध्यान दें। इस बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि इसके अंदर सुअर की चर्बी मिली है, या गाय का, बछड़े का सीरम मिला है, या ये फला है या ढिमका है। हम कंफ्यूजन क्रिएट करके महामारी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और हम उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिनके घरों में गमियां हो गई। ठीक है, वैक्सीनेशन की उपलब्धता होनी चाहिए, बाकी भ्रम दूर करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अलग अलग तरीके से जागरूकता अभियान सरकार चला रही है, और उस भ्रम को दूर भी करेगी। अवनीश जी से आपने पूछा है कार्य समिति की बैठक को लेकर, तो मुझे लगता है उन्हें मौका देना चाहिए। अवनीश जी, देखिए, मैं आपको बता दूं, जब से कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं, मेरी जो जानकारी उसमें 2 बार हमारी कार्य समिति की बैठक हुई है,
और बाकायदा कमलनाथ जी ने हर संगठन, हर मोर्चा जो भी कांग्रेस, सबके साथ 1-to-1 चर्चा करके बैठकें भी की हैं, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, सबके साथ। और कार्य समिति की बैठक मुझे याद है उपचुनाव 28 सीटों पे थे, उसके बिल्कुल पहले हुई थी। अब मुझे एग्जैक्ट तारीख याद, लेकिन हाँ कार्य समिति की बैठक हमारी हुई है। खैर, अब मैंने शायद आदरणीय सुरेश शर्मा जी की बात का जवाब दे दिया। अब मैं नाजिन जी बात बताऊंगा, जो कार्य समिति की बैठक हो रही है, मुझे लगता है भाजपा कितना भी प्रयास कर ले, अब इनकी दाग धुलने वाली नहीं है। कोरोना तो एक फैक्टर है ही, देखिए कोरोना तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जिसमें हमने चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बाकायदा लाशों को, डेड बॉडीज को गंगा में बहाया गया, लाखों लाशें आप देखें गंगा में मिली। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी जनता के मन में सारी बातें। सबसे महत्वपूर्ण बात अभी हाल ही में जो निकल कर आ रही है कि भगवान राम के नाम पर जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके नाम पर जिस तरह से चंदा में भ्रष्टाचार हो रहा है निरंतर। आज फिर एक मामला है कि वहां के भाजपा के मेयर के भतीजे ने जमीन खरीदी किसी दावों पर, उसे कई गुने दावों पर तुरंत जमीन बेच दी कुछ दिन बाद। देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं अवनीश जी, लेकिन क्या इन मुद्दों पर कांग्रेस एक साथ आकर बात करेगी? मुद्दे तो तमाम है आप कह रहे हैं। हाँ नाज़नीन जी, मुझे लगता है इन मुद्दों पर भाजपा के केंद्रीय संगठन को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ राजनीति का मुद्दा नहीं है, आर्य सुरेश सरार उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। ये मानवता का मुद्दा है। अगर आपका एक वर्ग इस तरह से निरंतर भ्रष्टाचार के उस पर आरोप लग रहा है, प्रूफ भी हो रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में कहीं ना कहीं मानवता को निरंतर शमशान, मैं देखिए इसमें राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस ओर मुझे लगता है क्योंकि मंदिर के शिलान्यास में मोदी जी मुख्य अतिथि थे, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की भी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है, भाजपा की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि इस चीज को आकर स्पष्ट करे। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से वहां के जो अध्यक्ष हैं चंपत राय, जिस तरह से बदतमीजी भरा जवाब उनने मीडिया को दिया था कि आप जाइए। सुरेश सर कुछ कहना चाहते हैं? आप मानवता से जोड़कर इस पहलू को देख रहे हैं और कार्य समिति की बैठक में भी ऐसे ही मानवता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होगी जैसा कि सुरेश जी कह रहे थे। हाँ सर बोलिए। मुझे केवल जो है मेरे छोटे भाई को ये सलाह देना है कि ये जो एनजीओ वाले लोग हैं और जिस तरीके से वो केवल आरोप लगा करके भाग जाते हैं, उनके बहकाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई किसी बड़े नेता ने या छोटे नेता ने राम मंदिर के चंदे के अंदर जमीन खरीदी के मामले के घोटाले का कोई भी आरोप नहीं लगाया है। इसलिए केवल जो एनजीओ वाले हैं, संजय सिंह टाइप के लोग जो कहते हैं और भग जाते हैं और माफी मांग करके भग रहे हैं, ये लोग जो है देश के साथ न्याय नहीं कर रहे। आप जो है एक बहुत अच्छे सम्राट परिवार से आते हैं, भगवान श्री राम जो है आपके वंश में पैदा हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी चिंता मंदिर के प्रति ज्यादा होना चाहिए। इस तरह की बचकानी बातें जो है आपको निश्चित रूप से शोभा नहीं देती कि राम मंदिर के उसमें चंदा लिया गया है या चंदे में हेराफेरी की गई है। मुझे लगता है आपको बचना चाहिए इससे, क्योंकि राम मंदिर के मामले में चंदाखोरी वाले मामले जो कहने वाले लोग हैं वो आपको 4 दिन बाद माफी मांगते हुए दिखाई देंगे। आदरणीय सुरेश जी, उसमें मैं स्पष्ट आपको बताना चाहता हूं कि बकायदा रजिस्ट्री की कॉपी जिसमें ग्रंथ क्रमांक नंबर डला है, ट्रांजेक्शन नंबर डला है, सब कुछ। उसके बाद देखिए ये सवाल उठ रहे हैं जनता के लिए। मेरा इतना कहना है, आपको तथ्य लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं अवनीश जी, आप मेरे छोटे भाई हैं, आपको ये तथ्य लेना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं देखिए मैं संजय सिंह जैसा आदमी जिसका कोई वजूद नहीं है, जो आदमी तथ्यों को जानता नहीं है, आप उसकी बात उनका जवाब ले लेते हैं। आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई, उनको बोलने दीजिए पहले, उसके बाद आप बोलिए। इसमें आप जबरन में ऐसे मामले को क्यों उठा रहे हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं है? नहीं, देखिए संजय सिंह की बात पर मैं बिल्कुल प्रकाश नहीं डाल रहा हूं। मैं आपके उठाने वाले, आप उनको उठाइए। आप राम मंदिर के चंदे से जमीन में हेराफेरी की गई, इसकी जानकारी आपको है ही नहीं, तो आप क्या को बोल रहे हैं इस सारे मामले? जब झूठे 2G 3G कोलगेट पता नहीं क्या क्या रचे गए, जिनका आज तक कोई तथ्य नहीं मिला, कोई सबूत। चलिए ठीक है, उस पर भी और कभी बात करेंगे अवनीश जी। अभी फिलहाल कार्य समिति की बैठक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तथ्य आप भी चुका लीजिए, उसके बाद फिर इसे बहस का हिस्सा बनाएंगे। खैरवर्धन जी, तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस कह रही है कि आपकी सरकार उस पर विफल रही है और इसीलिए आप इस तरीके की मंत्रणा करने जा रहे हैं। कम से कम सुरेश सर प्लीज सवाल बचना चाहिए, मेरा सुझाव है आपको। मैं मुझे आप क्षत्रिय हैं, भगवान श्री राम के प्रति आपकी मेरे से ज्यादा आस्था होना चाहिए। मेरी तो आप जरा इस चक्कर में न पड़े भाई। मुझे मालूम, प्रियंका जी राहुल जी से कहिए वो आरोप लगाए, वो एक बड़े राजनीतिक दल मुझे मालूम है। आप किस संजय सिंह की बात कर रहे हो, एनजीओ चला रहे एक्टिविस्ट बन गए और देश की राजनीति को गुमराह कर रहे हैं, आप उनका पक्ष ले रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सवाल करें, ऐसा आपको क्यों लग रहा है?
पार्टी के शीर्ष नेता इस पर सवाल करें, आप इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं? ये तो कोई भी आम इंसान भी पूछ सकता है ना, अगर उसको किसी भी तरह का डाउट है। अगर अवनीश जी पूछ रहे हैं तो ये जरूरी क्यों है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पूछेंगे तभी अवनीश जी पूछेंगे? अगर अवनीश जी पूछ रहे हैं तो उसका जवाब देंगे ना धैर्यवर्धन जी, मुझे सवाल तो लेने दीजिए। नाजनीन जी आपने यदि ये सवाल उठाया है तो मैं ये कह रहा हूं कि आप उस अंसारी महोदय के सारे स्टेटमेंट को देखिए। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है। अब आप लोग इस सारे मामले को ऐसे हवा देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? भाई वहाँ कोई नहीं, वो 4 साल 5 साल पुराना एग्रीमेंट है, 4 साल पुराना एग्रीमेंट है। सच्चाई आप सारी चीजें समझते हैं, जो भी सामने होगा वो आएगा। अगर सवाल पूछे जा रहे हैं जो सही होगा जो गलत होगा वो आएगा, समय के साथ सामने आएगा। मैं धैर्यवर्धन जी से अंतिम प्रश्न ले लूं, मेरे पास समय की कमी है। राम मंदिर का विषय किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। धैर्यवर्धन जी, आखिरी सवाल है, ये मंत्रणा जो आप करने जा रहे हैं, जो बैठक आप करने जा रहे हैं, कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है और सरकार को विफल बता रही है, क्या इसके पीछे इसका यही मकसद है? देखिए, मैं कांग्रेस की बातों का जवाब आज नहीं देना चाहता क्योंकि इन्होंने विषयांतर कर दिया है। हम बता रहे हैं कि हम एक रूटीन बैठक कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा साहब ने अपने कुछ कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को दिए हैं कि हम कैसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। इससे भारत की महान पुरातन संस्कृति को पूरी दुनिया में नए सिरे से बल मिला है। हमारे मध्य प्रदेश के 1070 मंडल के कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के बलिदान दिवस 23 जून से लेकर के 6 जुलाई तक लगातार हर बूथ पर वृक्षारोपण करेंगे। हमारी हर बूथ पर एक समिति होती है जिसको हम प्राथमिक समिति का नाम देते हैं, उससे 11 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जी ने हुक्म किया है कि वे सभी 11 सदस्य कम से कम 11 पौधे सुरक्षित स्थान पर लगाएंगे। चलिए, यानी कि मानवता को भी इसमें शामिल किया जाएगा और जरूरी मुद्दों पर भी आप काम करेंगे और आपको कांग्रेस के आरोपों में कोई सच्चाई या कोई खास वजह नजर नहीं आती है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है। बहरहाल, जब 24 जून को ये बैठक होगी उसके बाद क्या संदेश सामने आता है और ये बैठक कितनी कारगर होती है, इस पर नजर रहेगी। तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। लेकिन कार्य समिति की बैठक कितनी कारगर होगी, इस बैठक से कार्यकर्ता कितने रिचार्ज होंगे और साथ ही साथ जब सिंधिया इसमें शामिल होंगे तो क्या कोई नया संदेश सामने आएगा, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।